आज का टॉपिक है हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग जानेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इन्फ्रेंस के पेपर में। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के पेपर को अगर हम दो भागों में बांटें, क्लासीफाई करें, तो उसके दो पार्ट्स में पहला पार्ट होता है एस्टीमेशन का। बाकी सब इसी के हिस्से हैं जो हमने प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में पढ़े। अनबायसनेस पढ़ा, कंसिस्टेंसी पढ़ा, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, ये सारे एस्टीमेशन के ही पार्ट्स हैं। एस्टीमेशन में हमने दो मेथड भी पढ़े, मेथड ऑफ लाइक्लीहुड एस्टीमेशन, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टीमेशन। इनके थ्रू हमने पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को सैंपल की मदद से एस्टीमेट किया। अब एस्टीमेशन के बाद जो अगला पार्ट आता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के पेपर में, वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एक मेजर पार्ट है और ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यूज़फुल है हर फील्ड में। आप स्टैटिस्टिक्स के अलावा किसी और फील्ड में अगर जाएंगे तो वहाँ भी आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ज़रूर मिलेगी। बिना टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हम आगे नहीं प्रोसीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि बॉटनी वालों ने एक पेड़ पर रिसर्च किया। रिसर्च करने पर उन्होंने तने की मोटाई पे रिसर्च किया कि इन सारे पेड्स की तने की मोटाई में क्या डिफरेंस है या किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को देने पर उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अब ट्रंक की एक आइडियल मोटाई जो होनी चाहिए वो तो पहले से पता होगी हमें। तो मान लो आइडियल है डायमीटर, या हम फिर सरकमफ्रेंस लिख लेते हैं, मान लो है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर आइडियल है। लेकिन जब बहुत सारे पेड़ों पर हमने किसी मेडिसिन को अप्लाई किया तो उनके अलग अलग डेटा हमको मिले। अब हम इस डेटा की मदद से चेक करेंगे कि ये जो 10 सेंटीमीटर पॉपुलेशन की ट्रंक की सरकमफ्रेंस है ये सही है या नहीं। इस सैंपल की मदद से हम इसको चेक करेंगे। तो जिस वैल्यू को हम चेक करने वाले हैं इसी को हम नाम देते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। पॉपुलेशन के बारे में कहा गया एक कथन है ये सैंपल के आधार पर। और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के और एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, सपोज दैट एक कंपनी है और इस कंपनी का काम है बल्ब बनाना। तो इसने एक तरह के बल्ब को बनाया ए, ये थी ओल्ड टेक्नोलॉजी। ओल्ड टेक्नोलॉजी से इसने ए बल्ब बनाया और इसके बहुत सारे पीसेस बना दिए। अब जब इस बल्ब का एवरेज कैलकुलेट किया गया कि ये सारे के सारे बल्ब कितने घंटे जलते हैं, तो पाया गया इनमें से हर एक बल्ब 1780 घंटे जल रहा है। इसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी से बल्ब बनाया गया जिसको हम नाम दे रहे हैं बी, ये है न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस नई टेक्नोलॉजी से बहुत सारे बल्ब बनाए गए और जब इसका एवरेज निकाला गया तो वो आया 2000 घंटे। अब हमको टेस्ट करना है, एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे, हमको टेस्ट करना है कि क्या न्यू टेक्नोलॉजी इफ़ेक्टिव है या नहीं। न्यू टेक्नोलॉजी इफ़ेक्टिव है या नहीं ये हमको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने का जो स्टार्टअप है या क्राइटेरिया है वो क्या है, हम कैसे टेस्टिंग करेंगे। हम इस बल्ब की पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल लेंगे और सिमिलरली हम इस बल्ब की पॉपुलेशन से भी एक छोटा सा सैंपल लेंगे। फिर हम इस सैंपल के आधार पर ये टेस्ट करेंगे कि क्या दोनों की दोनों कंपनियों के या नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए बल्ब के जलने का जो एवरेज है वो सेम है। तो अब हमको एक स्टेटमेंट मिल गया कि या तो एवरेज सेम होगा या फिर नई टेक्नोलॉजी पुरानी से बेहतर होगी। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हमको मिल रहे हैं इसी को हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। कैसे करेंगे इसकी चर्चा अभी हम आगे करते हैं। अभी के लिए आप पहले एग्जांपल्स की थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ओके। इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, एक बल्ब बनाने वाली कंपनी है और ये दो तरीके की टेक्नोलॉजी से बल्ब बना रही है, एक है ओल्ड टेक्नोलॉजी और एक है न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ओल्ड और न्यू
टेक्नोलॉजी में जो बल्ब बनाए गए उनकी पॉपुलेशन का जो एवरेज आया वो ये आया कि इतने औसतन इतने घंटे बल्ब जलेगा फिर ख़राब होगा। अब इतने घंटे के लिए आप बल्ब को चाहे 1 साल में जलाइए चाहे 5 साल में जलाइए, यहाँ पर मतलब घंटों से है। तो यहाँ पर हमको टेस्ट करना था कि ओल्ड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप कैसी कैसी हो सकती है? रिलेशनशिप इस तरह से हो सकती है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर है न्यू टेक्नोलॉजी से, या फिर ये हो सकता है कि ओल्ड वाली इन्फीरियर है न्यू टेक्नोलॉजी से। एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों एक जैसी हैं। ये जो डेटा हमको मिल रहा है हम इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि सर ये वाली अच्छी है, लेकिन हम ऐसे टेस्टिंग नहीं करते हैं। अभी ये जब क्वेश्चंस हम करवाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि डेटा ज़्यादा होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो टेक्नोलॉजी अच्छी है। देयर आर सो मैनी अदर्स रीज़न, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे ये डेटा हमको ज़्यादा मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, सर एक बार ये बॉटनी वाला एग्जाम्पल भी रिपीट कर दीजिए। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो यूट्यूब पे इसको दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का। सपोज कर लो आपको एक कॉइन दिया गया टॉस करने के लिए और आपको चेक करना है कि ये कॉइन आइडियल है कि नहीं। तो कोई भी कॉइन आइडियल कब होगा? जब उस पर नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। यानी आपको सीधे सीधे ये चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। ये आपका टेस्टिंग हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट हो गया। अब इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे? आप कॉइन को टॉस करोगे। कितनी बार? कई बार। कॉइन को मान लो n बार हमने टॉस किया। n बार टॉस करने के बाद जो रिजल्ट या जो सैंपल हमको मिलेगा उसके आधार पर हम तय करेंगे कि ये हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो स्टेटमेंट्स सवालों के साथ हम और नए नए बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो समझने आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है पॉपुलेशन के बारे में। तो स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम सिंबल्स क्या क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं H0। H0 को हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ओके, इसके बाद हम सिंबल ले रहे हैं H1। H1 को हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दोनों तरह की जो हाइपोथेसिस हैं ये एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। अपोजिट क्यों होती हैं? अपोजिट होने का मतलब ये है कि इसमें जो बात कही जाएगी इसमें वो बात उल्टी तरीके से कही जाएगी। अब हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। अभी जैसे हमने बल्ब वाला एग्जांपल लिया तो बल्ब वाले में अगर हमने H0 में ये माना कि ओल्ड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी सेम है, जो बल्ब में अंतर आया है घंटों में वो किसी और वजह से आया है, तो हमने H0 में ये मान लिया ओल्ड टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो अब H1 में क्या मानेंगे? H1 में हम ये मान सकते हैं कि सेम नहीं है, या फिर हम ये मान सकते हैं कि ओल्ड इज़ बेटर देन न्यू टेक्नोलॉजी, या फिर हम H1 में मान सकते हैं कि ओल्ड इज़ इन्फीरियर टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो इनमें से हम कोई भी स्टेटमेंट अल्टरनेटिव में ले सकते हैं अगर हमने नल में ये लिया है तो। अल्टरनेटिव का ये सिंबल आपको क्लियर है, नल का ये सिंबल आपको क्लियर है, H0 और H1। अब धीरे धीरे हम जानेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस में हम नल किसको मानेंगे, अल्टरनेटिव किसको मानेंगे, ये हम अलग से आपको समझाएंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं। जब कभी भी हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू होती है तो हम इस हाइपोथेसिस को कहते हैं टू टेल्ड हाइपोथेसिस। क्यों कहते हैं टू टेल्ड? इसलिए नॉट इक्वल टू का मतलब होता है या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा बस, यानी ये दोनों तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं टू टेल्ड। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ओल्ड न्यू से बड़ा है तो ये है वन टेल्ड, और अगर इसकी बात करें तो इसमें ओल्ड न्यू से छोटा है यानी इन्फीरियर है, ये भी हुआ वन टेल्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि दो तरीके की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकती हैं, एक होगी टू टेल्ड और एक होगी वन टेल्ड। वन टेल्ड में भी इनके अलग अलग नाम होते हैं, राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड। तो अब राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड का कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे।
इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फिर दो पार्ट्स में बांटा गया। तो इस तरफ हम नल हाइपोथेसिस लिख लेते हैं जिसको हमने H0 से रिप्रेजेंट किया है, और एक तरफ हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेते हैं जिसको हम लोगों ने H1 से रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों ही पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में या पॉपुलेशन के बारे में एक स्टेटमेंट्स हैं। इस वाले में जो बात कही जाती है उसका अपोजिट यहाँ पर रखा जाता है। अब ये दोनों दो तरीके की हो सकती हैं, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपोजिट। सिंपल नल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट नल हाइपोथेसिस। सिमिलरली यहाँ भी होगी सिंपल और कंपोजिट। अब सिंपल और कंपोजिट है क्या? अगर हमारी हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट पॉपुलेशन के पैरामीटर को कंप्लीटली स्पेसिफाई करता है तो उसे हम सिंपल कहते हैं। कंप्लीटली स्पेसिफाई करने का मतलब, अगर हमने कहा थीटा इक्वल टू 2, H0 में हमको टेस्ट करना है तो 2 का मतलब सिर्फ 2 ही है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमने H0 में कहा थीटा इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर कंप्लीटली स्पेसिफिकेशन नहीं है कि H0 में थीटा की वैल्यू कितनी है, जबकि यहाँ पर कंप्लीटली स्पेसिफिकेशन है। तो जब आवर हाइपोथेसिस कंप्लीटली स्पेसिफाई द पॉपुलेशन पैरामीटर देन इट इज नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस। अब अगर ये सिंपल नल में ली गई है तो सिंपल नल, और अगर यही सिंपल अल्टरनेटिव में ली गई है तो सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं। सपोज कर लो कि हमने एक बच्चों का ग्रुप लिया। इस बच्चों के ग्रुप का IQ लेवल का एवरेज कुछ पहले से रहा होगा। सपोज कर लो IQ लेवल का जो एवरेज है वो 60 है पहले से। हमने क्या किया, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नया ट्यूटर असाइन कर दिया। ट्यूटर असाइन करने के बाद हमको टेस्ट करना है कि क्या ट्यूटर को असाइन करने का इफ़ेक्ट इन बच्चों के IQ लेवल पे पड़ा या नहीं पड़ा। तो इनका IQ लेवल पहले से 60 है, तो H0 में हम मान लेंगे कि जो IQ लेवल है वो पहले से 60 है, और H1 में मानेंगे कि इफ़ेक्ट पड़ा। इफ़ेक्ट पड़ने का मतलब अब IQ लेवल 60 से ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले से अगर 60 है और हमने ट्यूटर लगाया तो IQ लेवल के बढ़ने के चांसेस हैं कि घटने के चांसेस हैं। आप में से कोई बोल सकता है एक? जो पहले से बढ़ने के चांसेस। तो यहाँ पर जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो ऑटोमेटिक वन टेल्ड हो जाएगी। वन टेल्ड और टू टेल्ड पहचानना हम आपको क्वेश्चन के साथ बताएंगे, सोचने का पूरा मौका देंगे। आप लोग बहुत ही जल्दी से सीख जाएंगे कि कब हमको वन टेल्ड लेनी है, कब हमको टू टेल्ड लेनी है, विद एग्जाम्पल, विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अभी आपने क्या जाना? हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। Hypotheses are of two types, null hypothesis and alternative hypothesis. null hypothesis और alternative hypothesis में हम किसी स्टेटमेंट को लेते हैं अपोजिट फॉर्म में, एक में जो लेंगे उसमें दूसरे में उसका अपोजिट लेंगे। और नल और अल्टरनेटिव दोनों हाइपोथेसिस के दो क्लासिफिकेशन और हुए, सिंपल और कंपोजिट। जब हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर किसी हाइपोथेसिस में कंप्लीटली स्पेसिफाई हो देन इट इज़ नोन एज सिंपल, और अगर कंप्लीटली स्पेसिफाई ना हो तो कंपोजिट। अब थीटा ग्रेटर देन 2 अगर कंपोजिट है तो क्या थीटा लेस देन 2 कंपोजिट नहीं है? बिल्कुल, ये भी कंपोजिट है। इसके बाद थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये कंपोजिट है या नहीं है? ये भी कंपोजिट है। क्यों है? नॉट इक्वल टू है, कंप्लीटली स्पेसिफाई कहाँ है? लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो ये रहा आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये जाना कि हाइपोथेसिस है क्या और ये हम कैसे चूज़ कर सकते हैं।